गाय भारत में काफी पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल एनिमल है। गाय हमारी माता है, कौन इसको खाता है? ये गाय के दूध से सोना निकलता है, वास्तव में ये फैक्ट है। एक तरफ लोग इसकी पूजा करते हैं, इसका गोबर खाते हैं, इसका मूत्र तक पीते हैं। मेरी वाइफ ने भी गोमूत्र पिया और गाय के गोबर का रस का उपयोग किया प्रेगनेंसी में। दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी से हुए। गायों को बचाना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब बन चुकी है। आए दिन खबरें आती रहती है कि इस ट्रक में इतनी दर्जन गाय पकड़ी गई या फलाने व्यक्ति को पकड़कर लोगों ने पीट डाला क्योंकि उस पर शक था कि वो काउ स्मगलिंग कर रहा था। जो लोग इन गुंडों के हाथ मारे जा रहे गौ रक्षा के नाम पे, आप उनके लिए क्या करेंगे? इस वीडियो का सवाल बहुत ही सिंपल है। इस पूरे गौ रक्षा आंदोलन से क्या फायदा हो रहा है? इतनी मैन पावर इसमें लग रही है, इतने पैसे लग रहे हैं, तो कितनी गायें आज बच रही है और कितनी गायें ऐसी है जो आज भी मर रही है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम भारतीय गोरक्षा आंदोलन का पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे इसके पीछे के लॉजिक को, प्रैक्टिकलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस को। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा फैक्ट बताऊंगा जिसको हमारे नेता, हमारे इन्फ्लुएंसर्स इग्नोर किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपको वो चीज बताऊंगा आप बोलोगे कि यार कितनी ऑब्वियस ही चीज है ये, इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती क्या? तो भारत में वैदिक काल से ही गाय को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। उसे प्योर माना गया है क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट्स हम लेते थे जैसे दूध, दही, घी, खाद, वो हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। क्योंकि हमें नहीं पता था कि आने वाली फसल कैसी होगी, कितनी होगी या सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में दूध और दूध के प्रोडक्ट्स हमारी सर्वाइवल के लिए एक अहम हिस्सा थे। तो गायों के लिए इतनी रिस्पेक्ट, इसकी शुरुआत तो यूटिलिटी से ही हुई थी। गायों से हमारे पूर्वजों को बहुत फायदा हुआ और फिर हमने उन्हें माँ का दर्जा दिया। गायों का ख्याल रखना हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा बन गया और ये सबसे ज्यादा मुस्लिम रूलर्स में देखने को मिला क्योंकि मुस्लिम रूलर्स बीफ खाते थे और दूसरी तरफ हिंदू गाय को बचाते थे। इनफैक्ट कई मुस्लिम रूलर्स ने हिंदुओं का सपोर्ट पाने के लिए गौ हत्या पर बैन भी लगाया था। तो कुल मिलाकर गौ रक्षा का कॉन्सेप्ट भारत में नया नहीं है, काफी समय से चला आ रहा है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो 100-150 साल पहले नहीं थे लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं और वो फैक्टर्स पूरा गेम बदल देते हैं। और उन्हें समझने के लिए मॉडर्न गौ रक्षा पर एक नजर डालते हैं। देश की आजादी के बाद से ही अलग अलग राज्यों में गौ हत्या बैन होने लगी। गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आज के तारीख में कुल 20 स्टेट में काउ स्लॉटर किसी न किसी लेवल पर बैन है। तो होता ये है कि गाय जहाँ बैन होती है वहाँ से गाय को उन स्टेट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ पर वो बैन नहीं है, मतलब जहाँ उन्हें लीगली मारकर उनका मांस बेचा जा सके। उसे ही काउ स्मगलिंग का धंधा कहते हैं। कई बार गाय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ट्रांसपोर्ट की जाती है पर मेनली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। पुलिस इन स्मगलर्स को पकड़ने का काम करती है और पुलिस के अलावा भी हमारे देश में कई ग्रुप्स हैं जो गौ रक्षा का ही काम करते हैं। ये लोग रात को टोल बूथ्स पर पहरेदारी करते हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते हैं ताकि इलीगल काउ स्मगलिंग को रोक सके। जो खबरें आप सुनते हो या वीडियो क्लिप्स देखते हो कि इस ट्रक में इतनी गायें पकड़ी गई, वो अक्सर में इन्हीं लोगों ने बनाई होती है। ये सीट ना हटवा दे। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी। हम गुड़गांव में खड़े हुए थे सारे, मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। तो मॉडर्न गोरक्षा का ये एक पहलू है, गायों को बचाना और उनकी स्मगलिंग होने से रोकना। और इसी गोरक्षा का दूसरा पहलू है देसी गायों से मिल्क प्रोडक्शन करना और मिल्क इंडस्ट्री को बढ़ाना। तो मॉडर्न गोरक्षा मूवमेंट में ये सब चीजें हो रही है और यहीं पर इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा ब्लाइंड पॉइंट सामने आता है। बिना बछड़ा पैदा हुए गायों को दूध नहीं आ सकता और क्योंकि दूध को हमने अच्छा बोल दिया है तो मतलब हम चाह रहे हैं कि गाय लाखों की संख्या में पैदा होती रहे ताकि दूध आता रहे, लेकिन वो मरे नहीं क्योंकि मारकर तो बीफ बनता है ना। आप समझ रहे हो? जो इन्फ्लुएंसर्स और नेता गौ रक्षा और गो प्रेम की बात करते हैं, गायों को मारने से बचाना चाहते हैं, वही लोग डेयरी इंडस्ट्री को और बढ़ाना चाहते हैं। पर डेयरी इंडस्ट्री बढ़ेगी तो और ज्यादा गायें पैदा होगी, ज्यादा गायें पैदा होगी तो आप कहोगे कि उन्हें मारो मत, तो फिर वो गाय जाएगी कहाँ, उन्हें रखेगा कौन? इस सवाल के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें जानना होगा डेयरी इंडस्ट्री की साइकिल को, जिससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मामला क्या है। दूध के बिजनेस की शुरुआत होती है गाय को प्रेग्नेंट करके। जब उसे बच्चा होता है तभी दूध आता है। अक्सर बच्चा होने के 3 महीने बाद उसे फिर से प्रेग्नेंट करवा देते हैं ताकि एक तरफ दूध आता रहे और दूसरी तरफ 9 महीने बाद दोबारा बच्चा हो जाए। अब अगर वो बच्चा मेल है तो वो दूध नहीं दे सकता और वो डेयरी इंडस्ट्री के किसी काम का नहीं है। उससे प्रॉफिट कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको कसाई को बेच दिया जाए। अगर फीमेल पैदा होती है तो वो इसी प्रोसेस का हिस्सा बन जाती है। कुछ साल तक यही बच्चा पैदा करवाने की, दूध निकालते रहने की प्रोसेस चलती रहती है और फिर जब गाय का शरीर कमजोर होने लगता है और उससे कम दूध आने लगता है तो उसको भी कसाई को बेच दिया जाता है। क्योंकि कम दूध वाले जानवर को रखकर कोई प्रॉफिट नहीं होता और दूध का धंधा एक्चुअल में प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ये कोई चैरिटी नहीं है।
इससे क्या पता चलता है, अगर आज आपके पास 10 गायें हैं और आप 5 साल तक उन गायों से बच्चा पैदा करवाते रहोगे तो आपके पास 50 जानवर हो जाएंगे। और आज आपको मिल रहा है 10 गायों से दूध, लेकिन 5वें साल भी आपको 10 गायों से ही दूध मिलेगा। लेकिन आज आपको ख्याल रखना पड़ रहा है 20 जानवरों का, लेकिन तब आपको ख्याल रखना पड़ेगा 50 जानवरों का। अब अगर हमें हिस्ट्री में चले तो गाय तो भगवान श्री कृष्ण के समय भी थी, तो उस समय ये सब दिक्कतें क्यों नहीं आई? तो पहले के समय गायों को जंगलों में खुला छोड़ा जा सकता था, लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहाँ है जंगल। आज हालात ये हो चुके हैं कि बाघ जैसे जंगली जानवर भी गाँवों में घुस रहे हैं, क्योंकि जंगल बचे ही नहीं। तो गायों को उठाकर जंगलों में छोड़ना तो भूल जाओ। पॉइंट मेरा ये है कि इतनी सारी गायों को बचाकर हम उनका करेंगे क्या? तो आपके मन में सवाल आएगा कि हम गायों को गौशाला में छोड़ सकते हैं। गौशाला एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पहले के समय हम गायों को जंगलों में छोड़ सकते थे, लेकिन आज हम उन्हीं गायों को गौशाला में छोड़ेंगे। सच कहूँ तो मेरे मन में गौशाला चलाने वालों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, क्योंकि एनिमल शेल्टर चलाना, इतने सारे जानवरों का ख्याल रखना, उन्हें खाना खिलाना और अपनी पूरी जीवन शैली उनके प्रति समर्पित कर देना, ये सीरियसली एक इंस्पिरेशनल है। इनके काम और डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन कुछ नंबर्स पे गौर करते हैं। ऑफिशियली गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक 2023 में 24 लाख से ज्यादा गायें मारी गई। इनमें देसी गाय, विदेशी गाय, सांड, बछड़े सब शामिल है। 24 लाख हर साल का मतलब हुआ कि ऑफिशियली भारत में हर रोज 6500 से ज्यादा गायें मारी जा रही है। अब आते हैं गौशाला पर। भारत में सबसे बड़ी गौशाला है पटमेड़ा, राजस्थान में। कैसे 8 गायों से शुरुआत होकर आज ये गौधाम विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बन गया है। इस गौशाला में 20,000 से ज्यादा गायें हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर देखो, भारत में रोज 6500 से ज्यादा गायें मर रही है और भारत की सबसे बड़ी गौशाला में 20,000 से ज्यादा गायें हैं। मतलब अगर आप गायों को बचाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको हर तीसरे दिन पटमेड़ा जितनी बड़ी एक नई गौशाला खोलनी पड़ेगी। पुरानी तो सारी चलती ही रहेंगी, उसके अलावा भी आपको हर तीसरे दिन देश की सबसे बड़ी नई गौशाला खोलनी पड़ेगी, क्योंकि गायें ही इतनी ज्यादा मारी जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि गौशाला इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है। और इसके अलावा भी गौशालाएं आजकल गौशाला कम और डेयरी इंडस्ट्री ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पर भी दूध बिकता है और बछड़े पैदा किए जाते हैं। तो उस गौशाला और उस डेयरी इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं रह गया। और बेसिकली ज्यादातर गौशालाएं रिटायरमेंट होम नहीं है, बल्कि उसी डेयरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की साइकिल बन चुकी है। तो कुल मिलाकर गौरक्षा बाय डिजाइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आपका मोटिव है कि गाय पैदा होती रहे, लेकिन वो मरे नहीं। कैसे पॉसिबल है? कोई डेयरी फार्मर बूढ़े जानवरों को रखने के लिए तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि उनसे प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। उनसे प्रॉफिट कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको कसाई को बेच दिया जाए। अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो एक ही तरीका है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। अगर हमें सच में गायों पर होने वाली क्रूएल्टी को कम करना है तो डेयरी इंडस्ट्री को छोटा होना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। अब ये टास्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है और करोड़ों लोग इसमें एम्प्लॉयड है। लेकिन पर्सनल लेवल पर अगर आप एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ हो या आपको लगता है कि गाय भैंसों के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए या फिर कम कर देना चाहिए। गौ रक्षकों और गौ प्रेमियों को तो बिल्कुल दूध के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि उसी डेयरी इंडस्ट्री के कारण वो गायें उन ट्रक्स में पहुंची है जिन ट्रक्स को आप रुकवा रहे हो। लेकिन दुख की बात ये है कि ठीक इसके उल्टा ही हो रहा है। उल्टा वो दूध को अमृत मानते हैं और उससे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब तक हम ही चेंज नहीं होंगे तो बाहर से चेंज होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।